नमस्ते बच्चों, आपका दिन शुभ हो। मैं श्रीमती भारती द्विवेदी, शिक्षिका, शासकीय सुभाष उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय भोपाल, आपका कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान की कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 11 जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस भाग 3, जिसके मुख्य बिंदु हैं पुनर्योजक डीएनए प्रौद्योगिकी की प्रक्रिया, जैव विद्युतकरण संचलन, पीसीआर और बायोरिएक्टर। बच्चों, आप पूर्व कक्षा में जैव प्रौद्योगिकी तकनीकी के सिद्धांत एवं पुनर्योजक डीएनए तकनीक के साधन, जिसके अंतर्गत एंजाइम, संवाहक, निपुण पोषण इत्यादि का विस्तृत में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पुनर्योजक डीएनए प्रौद्योगिकी की प्रक्रिया प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का अध्ययन करेंगे। पुनर्योजक डीएनए प्रौद्योगिकी की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूर्ण होती है। पहला, आनुवंशिक पदार्थ डीएनए का पृथक्करण, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। दूसरा, विशिष्ट स्थानों पर डीएनए को काटना एवं डीएनए खंडों का पृथक्करण, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन एंड सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स। तीसरा, पीसीआर का उपयोग करते हुए रुचिकर जीन का विस्तार करना, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। चौथा, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पुनर्योजक डीएनए का निर्माण करना। सर्वप्रथम, आनुवंशिक पदार्थ डीएनए का पृथक्करण, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। आनुवंशिक पदार्थ कुछ वायरसों को छोड़कर अधिकांश जीवधारियों में डीएनए के रूप में होता है। यह कोशिका के अंदर सुरक्षित रहता है। कोशिका या केंद्रक कला के अंदर डीएनए का पैकेजिंग हिस्टोन एवं नॉन हिस्टोन प्रोटीन के अंतःक्रिया के फलस्वरूप होता है। डीएनए को इन हिस्टोन और अन्य प्रोटीनों के बगैर शुद्ध रूप में प्राप्त करना आवश्यक होता है। जिन कोशिकाओं से वांछित डीएनए प्राप्त करना होता है, उन्हें लेकर सर्वप्रथम लाइसोजाइम एंजाइम बैक्टीरिया या जीवाणु के लिए, काइटिनेज कवक हेतु तथा सेल्यूलोज एवं पैक्टिन पादप कोशिका हेतु से अभिकृत करवाते हैं। फिर इसे समांगीकृत एवं अभिकेंद्रित कर कोशिका भित्ति एवं केंद्रक कला अलग तोड़कर कर देते हैं। प्राप्त उत्पाद को प्रोटीएजेस प्रोटीन के पाचन हेतु एवं राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए के पाचन हेतु के साथ अभिकृत कराते हैं। ठंडे एथाइल अल्कोहल को डालने से डीएनए अवक्षेपित होकर महीन धागों की तरह दिखाई देता है। इन्हें एक महीन सामग्री पर लपेटने या घुमाने द्वारा अलग किया जा सकता है। जैव विद्युत संचलन, प्रतिबंधित एंजाइम की मदद से डीएनए को खंडित कर लिया जाता है। परिणाम स्वरूप विभिन्न लंबाइयों के खंड प्राप्त होते हैं। ये खंड जैव विद्युत संचलन जैव इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा पृथक किए जाते हैं। जैव सीवीड से प्राप्त बहुलक होता है, जिसे एग्रोज कहते हैं। एग्रोज चैनली या स्वीविंग प्रभाव वाले होते हैं। यह जैव एक माध्यम या मैट्रिक्स का कार्य करता है। जैव में कूप बने होते हैं जिनमें डीएनए लोड किया जाता है। आप इसे चित्र में देख रहे हैं। यहाँ डीएनए यहाँ आपको चिन्हित है
चित्र 11.3 में वेल्स दिख रहे हैं सफ़ेद, इनमें डीएनए को लोड किया जाता है। यह एक सिरा कैथोड के समीप होता है, दूसरा सिरा एनोड से जुड़ा होता है। चूंकि डीएनए खंड ऋणात्मक आवेशित होता है, अतः विद्युत धारा प्रभावित करने पर ये धनात्मक रूप से आवेशित एनोड छोर की ओर गति करते हैं। बड़े खंडों की गति धीमी एवं छोटे खंडों की गति तीव्र होती है और ये दूरस्थ सिरों तक पहुंच जाते हैं। डीएनए खंडों को देखने हेतु उन्हें इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित करने की आवश्यकता होती है। इसके पश्चात इसे पराबैंगनी प्रकाश से अनावृत करने पर नारंगी रंग की पट्टियां प्राप्त होती हैं। इन पट्टियों को काटकर बाहर निकाल लिया जाता है, इसे निष्कर्षित कर लेते हैं। यह प्रक्रिया क्षालन एल्यूशन कहलाती है। इस प्रकार वांछित डीएनए जिसे दूसरे जीवों में स्थानांतरित किया जाता है, ये पैसेंजर डीएनए या यात्री डीएनए कहलाता है। अब नेक्स्ट स्टेप है पीसीआर का उपयोग करते हुए रुचिकर जीन का विस्तार। एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। पीसीआर का पूरा रूप पॉलीमर चेन रिएक्शन है। यह सर्वप्रथम मुलिस द्वारा बताया गया। पीसीआर से तात्पर्य पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। इसमें प्राइमर्स और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग कर प्रयोगशाला में एक जीन की कई प्रतिलिपियों का संश्लेषण किया जाता है। प्राइमर्स रासायनिक रूप से संश्लेषित छोटे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं तथा ये डीएनए क्षेत्र के पूरक होते हैं। इनका उपयोग एंजाइम जेनेटिक डीएनए के टेम्पलेट की तरह उपयोग किया जाता है और ये अभिक्रिया में मिलने वाले न्यूक्लियोटाइडों को प्राइमर में जोड़ देते हैं। यह पूरी पॉलीमरेज अभिक्रिया 3 चरणों में पूर्ण होती है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर के चरण या स्टेप्स ऑफ पीसीआर यह 3 चरणों में होती है। पहली निष्क्रियकरण या विकृतीकरण डीनेचुरेशन, दूसरी तापानुशीलन, तीसरी प्रसार। पहला स्टेप जो है आप चित्र में देख रहे हैं, सबसे पहले डबल स्ट्रैंड डीएनए लिया जाता है पीसीआर को पूर्ण करने के लिए। पीसीआर का जो चेन रिएक्शन का प्रथम चरण निष्क्रियकरण डीनेचुरेशन, इसमें वांछित डीएनए को 94 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं। फलस्वरूप 2 सूत्रों के बीच हाइड्रोजन बंध के टूटने से दोनों श्रृंखलाएं पृथक हो जाती हैं और सांचे टेम्पलेट की तरह कार्य करने के लिए तैयार हो जाती हैं। दूसरा है स्टेप तापानुशीलन एनीलिंग। अब माध्यम का ताप लगभग 54 से 56 कर दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्राइमर टेम्पलेट्स के 3 सिरे पर टूट जाता है। इस छोटे पूरक द्विसंकलित डीएनए पॉलीमरेज से जुड़ता है और सांचे के परिपूरक न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ता चला जाता है। इस तापानुशीलन और एनीलिंग स्टेज के पश्चात स्टेज आती है प्रसार की। प्रसार एक्सटेंशन। उपयुक्त एंजाइम 72 डिग्री पर कार्य करने हेतु अनुकूलित होता है, अतः माध्यम के
तापक्रम बढ़ाकर 72 डिग्री किया जाता है। परिणाम स्वरूप पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए श्रृंखलाएं संश्लेषित करता है। यह टेम्पलेट से परिपूरक होती है। अगले चक्र को आरंभ करने के लिए डीएनए को दोबारा 94 डिग्री टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चक्र के अंत में श्रृंखलाओं की संख्या में घातीय वृद्धि होती है। इस पूरे प्रक्रम में ताप अत्यधिक होता है, अतः इसमें इस तापक्रम का कार्य करने के लिए दक्ष डीएनए पॉलीमरेज ताप स्थायी होने चाहिए। अतः गर्म पानी के स्रोतों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया थर्मस एक्वेटिकस में पाए जाने वाले डीएनए पॉलीमरेज इस प्रक्रिया में प्रयुक्त किया जाता है, अतः इसे टैग पॉलीमरेज कहते हैं और आवश्यकता अनुसार संवर्धित खंड को संवाहक के साथ बांध के आगे क्लोनिंग में प्रयोग किया जाता है। डीएनए पुनर्योजक डीएनए का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। वाहक व साधन डीएनए एक ही प्रतिबंधन एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के साथ पृथक पृथक अभिकृत कराए जाते हैं। यह चिपचिपे परिपूरक छोरों को उत्पन्न करते हैं। दोनों डीएनए यात्री व साधन डीएनए लाइकेज की मदद से एक साथ जोड़ दिए जाते हैं। इस प्रकार रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्राप्त होता है। पुनर्योजक डीएनए का कोशिका जीव में निवेशन, इंसर्जन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल। वाहक के साथ या इनडायरेक्ट मेथड में ऐच्छिक जीन को प्लाज्मिड वाहक से बांधा जाता है। प्लाज्मिड युक्त जीवाणु कोशिकाएं ई कोलाई सक्षम बनाई जाती हैं। पुनर्योजी डीएनए व एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन रखने वाले प्लाज्मिड को माध्यम में प्रवेश कराया जाता है। फलस्वरूप प्लाज्मिड के जीवाणु कोशिका में प्रवेश करके एम्पिसिलिन प्रतिरोधी बन जाती है एवं एम्पिसिलिन युक्त संवर्धन माध्यम में वृद्धि करती है। बिना रूपांतरित कोशिकाएं वृद्धि नहीं कर पाती। यह एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन रिकॉम्बिनेंट के चयन में प्रयुक्त होता है, अतः इसे चयन योग्य निशान कहलाता है। रासायनिक विधि। इस विधि में कोशिका भित्ति रहित पादप कोशिका या प्रोटोप्लाज्म में प्लाज्मिड डीएनए जो कि वांछित जीन धारण किए होता है को मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन की उपस्थिति में पायोमाइलिथिलीन ग्लाइकॉल पीईजी के विलयन में रखकर प्रवेशित कराया जाता है। इलेक्ट्रोपोरेशन। प्रोटोप्लाज्म में पुनर्योजक डीएनए को इलेक्ट्रिक पल्सर के द्वारा प्लाज्मा झिल्ली में महीन छिद्र कर प्रवेशित कराया जा सकता है। माइक्रो इंजेक्शन। इसमें पुनर्योजक डीएनए को ग्लास माइक्रो इंजेक्शन सुई के द्वारा पौधों या जंतुओं के केंद्रक में प्रविष्ट कराया जाता है। जीन गन विधि। इस विधि में टंगस्टन और सोने के कणों को जीन में से स्तरित कर कोशिकाओं में बमबारी की जाती है।
इस तरह यह वाहक जीन कोशिका में प्रवेश कराया जाता है। बाहरी जीन उत्पाद को प्राप्त करना। किसी होस्ट जीन में स्थानांतरित विजातीय डीएनए न केवल द्विगुणित होता है बल्कि अनुकूल परिस्थितियों में अभिव्यक्त भी होता है। सभी पुनर्योजित प्रौद्योगिकी का अंतिम उद्देश्य एक प्रोटीन या उत्पादकों की प्राप्ति करना होता है। इनकी अभिव्यक्ति हेतु परिस्थितियों को अनुकूल बनाकर इन उत्पादों प्रोटीन रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहलाता है। प्रयोगशाला में इन कोशिकाओं को संवर्धन कर वांछित प्रोटीन का निष्कर्षण किया जाता है। इन प्रोटीनों को विभिन्न तकनीकों के प्रयोग से शोधित भी किया जाता है। इस हेतु बैच संवर्धन तंत्र या सतत संवर्धन तंत्र प्रयोग लाए जाते हैं। बैच संवर्धन में रूपांतरित पुनर्योजक कोशिकाएं या सूक्ष्म जीवों को तब तक वृद्धि करते हैं जब तक जैव उत्पाद की अधिकतम संभव मात्रा का निर्माण होता रहता है। इसके पश्चात इसे खाली कर संवर्धन माध्यम भर पुनः उपयोग में लाते हैं। अधिक मात्रा में वांछित प्रोटीन के उत्पादन हेतु जैव मात्रा की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत सतत संवर्धन तंत्र कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम में कोशिकाओं को दोगुणित करने हेतु इनमें से उपयोग किए जाने गए माध्यम को एक तरह से निकालकर दूसरी तरफ से ताजा संवर्धन माध्यम को भरते हैं। इसके फलस्वरूप कोशिकाएं अपनी क्रियात्मक रूप से सर्वाधिक सक्रिय लॉग अवस्था एक्सपोनेंशियल फेज में रहती हैं। बायोरिएक्टर व्यापारिक रूप से अधिक मात्रा में उत्पाद की प्राप्ति हेतु संवर्धन हेतु 100 से 1000 लीटर आयतन के बायोरिएक्टर का उपयोग आते हैं। बायोरिएक्टर एक बड़ा बर्तन के समान होता है जो कोशिकाओं व सूक्ष्म जीवों के संवर्धन हेतु अनुकूलतम परिस्थितियों को उपलब्ध कराकर अधिक मात्रा में वांछित उत्पाद बनाने में सहायक होता है। इसमें एक विडोलक होता है जो पोषक पदार्थ, लवणों, विटामिनों एवं हार्मोनों को मिलाने का कार्य करता है। अगर कोशिकाएं वायु की उपस्थिति में बेहतर वृद्धि करती हैं तो ऑक्सीजन की आपूर्ति नियमित रखी जाती है। ताप, पीएच एवं आग नियंत्रण हेतु व्यवस्था होती है और समय समय पर संवर्धन की थोड़ी मात्रा को निष्कासित भी किया जा सकता है। सतत संवर्धन के लाभ। एडवांटेजेस ऑफ कंटिन्यूअस कल्चर। उत्पादकता अधिक होती है क्योंकि दो बैचों के बीच खाली समय नहीं होता है। दूसरे शब्दों में उत्पादन हमेशा जारी रहता है। दूसरा, नियंत्रण में अधिक अच्छे अवसर मिलते हैं। उसी दर अनुपात से पोषकों में डाला जाता है जिस दर से इसका प्रयोग हो रहा है। अनुकूलतम वृद्धि दर बनाई रखी जा सकती है। चूंकि उत्पादन सतत रूप से जारी होता है, अतः बड़े बड़े जैव रिएक्टर की अपेक्षा छोटे बायोरिएक्टर में भी काम चल जाता है। अधोगामी प्रक्रिया। पूर्व वर्णित विधियों से प्राप्त उत्पादकों से शुद्ध व उचित परिवक्षों के साथ फॉर्मुलेट किया जाता है। इस हेतु एक
इनोकुलम को अलग कर शेष भाग को महीन चूर्ण बनाकर रासायनिक अभिक्रियाओं के उत्पादकों में अलग अलग रखा जाता है। संरूपण के पश्चात चिकित्सीय परीक्षण किए जाते हैं और अधोगामी प्रक्रिया की विधि व प्रभाव, गुणवत्ता नियंत्रण और परीक्षण उत्पाद के अनुसार इन्हें अलग अलग किया जाता है। डीएनए पुनर्योजित तकनीक के उत्पाद, यहाँ एक सारणी दिख रही है आपको, और इस सारणी में डीएनए पुनर्योजित तकनीक के उत्पाद कौन से हैं वो बताया गया है। पहले प्रोटीन, इंटरफेरॉन जो है ट्यूमर उपचार और कैंसर के उपचार में काम आता है। मानव वृद्धि हार्मोन सोमेटोट्रोपिन बौने मनुष्यों के अनुपलब्ध हार्मोन का प्रतिस्थापन है। एरिथ्रोपोएटिन एनीमिया के उपचार हेतु इसे यूज करते हैं। रुधिर स्कंदन कारक जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 है, उसमें हीमोफीलिया का उपचार इससे होता है। इंसुलिन ह्यूमिलिन मधुमेह के उपचार में। यूरोकाइनेज एंटीकोगुलेंट के रूप में। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन ये यकृत शोथ का टीका है। इंटरल्यूकिन ये प्रतिरक्षात्मक क्रियाशीलता में वृद्धि, ट्यूमर एवं प्रतिरक्षात्मक रोगों से इलाज के लिए और कैंसर का उपचार होता है इससे। कैल्सिटोनिन ये रिकेट्स का उपचार होता है इससे। और एरिथ्रोपियोटिन डायलिसिस अथवा एड्स प्रभावित रोगियों के उपचार के कारण हुई रक्त क्षीणता के समय रक्ताणु को निर्माण को उत्तेजित करता है। जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत के प्रक्रम से जुड़े महत्वपूर्ण जानकारी। बच्चों, मकड़ी के धागे की मजबूती को देखकर प्रोटीन को कोड करने वाली जीन को बकरी में डालकर स्पाइडर गोट बनाई गई। काइमेसिन पहला पुनर्योजक खाद्य भोज्य पदार्थ का एंजाइम था जिसे 1990 में बनाया गया। एक बायोटेक कंपनी ने यीस्ट कोशिका बनाई जो सर्वाधिक प्रभावी एंटी मलेरिया औषधि ऑर्टिमिसनिक अम्ल का उत्पादन कर सकती है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को आणविक कैंची मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है। PBr 322 कृत्रिम प्लाज्मिड है जिसे जीन क्लोनिंग प्रयोगशाला का वर्कहाउस कहा जाता है। सेमिनियन वायरस 40SB, 40 एडिनो वायरस, पेपिलोमा वायरस में फेरबदल कर इन्हें जंतु कोशिकाओं में विजातीय जीन के स्थानांतरण हेतु परिवर्तित किया गया है। कॉस्मिड नामक वाहक का निर्माण प्लाज्मिड तथा फेज लेम्डा के कॉस स्थल को जोड़कर किया गया है। पुनरावृत्ति। आज हमने अध्ययन किया पुनर्योजन डीएनए प्रौद्योगिकी की प्रक्रिया, पीसीआर, जैव विद्युत कण संचलन और बायोरिएक्टर। अभ्यास कार्य। बच्चों, आज जो पाठ्यांश हमने अध्ययन किया है उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं जिन्हें आप अपनी कॉपी में लिखें। प्रश्न पहला, पीसीआर किस प्रकार का कार्य करता है? प्रश्न दूसरा,
पुनर्योजक डीएनए प्रौद्योगिकी की प्रक्रिया का वर्णन करें। प्रश्न 3, बायोरिएक्टर का चित्र बनाएं। प्रश्न 4, जैल विद्युत कण संचलन जैल इलेक्ट्रोलिसिस का वर्णन करें। बच्चों, आज का अध्याय हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।